So students, now we will learn bases. What are bases and how can we define them? What are the properties of bases? So in this case, bases are just opposite to acid. Acids आपने पढ़े थे. Acids are the substances which gives H positive ion. तो भाई ये कुछ नहीं, आप ये समझिए वाटर होता है HOH. H पॉजिटिव आयन वाटर में, OH निगेटिव आयन वाटर में. जब आप एसिड मिलाते हो एसिड, तो एसिड H पॉजिटिव आयन दे देते हैं वाटर को, और वाटर में H पॉजिटिव आयन के नंबर्स ग्रेटर हो जाते हैं एज कंपेयर टू OH निगेटिव, जिसकी वजह से ये एसिडिक हो जाता है. अब अगर बेस देते हो तो बेस को जब इसमें डिजॉल्व करते हो तो बेस के OH निगेटिव आयन भी इसके साथ, OH इसमें भी है इसमें भी है, तो OH निगेटिव ज़्यादा हो जाते हैं और ये सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है H पॉजिटिव आयंस. तो ऐसे सब्सटेंस जो H पॉजिटिव या OH निगेटिव आयंस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, वो या तो एसिड होंगे या बेस. मींस वाटर में दो तरीके के आयन, एक H एक OH. अगर H दिया तो एसिड और OH दिया तो बेस. तो इस तरीके से आप एसिड और बेस को हम केमिकली डिफाइन करें बेस को, तो वो सब्सटेंसेस which gives OH negative ions in aqueous solution are called base. Now, for example के लिए अगर हम लेते हैं तो मान लो NaOH है, KOH है, COH whole twice है, they all are bases. क्यों बेस हैं भाई? NaOH को जब आप पानी में डिज़ोल्व करते हो तो वाटर में डिज़ोल्व करने पर ये Na पॉजिटिव और OH निगेटिव आयन देता है. बिल्कुल क्लियर. लेकिन ये देखिए, थोड़ा सा हम इसको लें, NaOH को थोड़ा और एनालिसिस करें तो एक सब्सटेंस आप जानते हो Na2O, सोडियम ऑक्साइड. मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि मेटल के ऑक्साइड बेसिस होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं. तो आपको क्लियर लग रहा होगा कि ऑक्साइड मेटल का है, सोडियम मेटल है तो ये मेटल का ऑक्साइड है. इसका मतलब ये कैसा होना चाहिए? बेसिक. अब ज़रा देखिए, जब बेसिक होना चाहिए तो इसमें कहीं OH तो दिख नहीं रहा है आपको, है कहीं OH? नहीं है. लेकिन जब हम इसको वाटर के साथ डिज़ोल्व करते हैं, ये वाटर, तो ये क्या करता है, वाटर का OH को वाटर का डिसोसिएट कर देता है, वाटर के OH बनते हैं और इसके भी OH निगेटिव आयंस बनते हैं, ये O और ये H, और Na पॉजिटिव भी बनते हैं. तो इससे जो आयोनाइजेशन होके बनता है 2Na पॉजिटिव प्लस 2OH निगेटिव, ये जो होता है ये इसको वाटर के बेसिक नेचर को प्रूव करता है कि वाटर बेसिक है. क्यों? क्योंकि OH निगेटिव आयंस बन रहे हैं इसमें. अब बात आती है स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस. व्हाट आर स्ट्रॉन्ग बेस एंड व्हाट आर वीक बेस? तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए. हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रखिए, एक टर्म है एल्कली. व्हाट इज़ एल्कली? मैंने बोला था उसमें, नोट्स में दूंगा इसको. एल्कली जो वाटर सॉल्युबल बेसिस हैं, दे आर कॉल्ड एल्कली. देखिए, ये सब्सटेंस हैं और ये सब्सटेंस वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, और डिजॉल्व होने पे OH निगेटिव आयन देता है. भाई डिजॉल्व होने पे OH निगेटिव आयन दे रहा है, वो मीन्स बेसिक हो गया. अच्छा, वाटर में सॉल्युबल है तो वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कली. तो वो बेस जो वाटर में सॉल्युबल हैं उनको हम बोलते हैं एल्कली. वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कली. याद रखिए. तो जितने भी कोई भी सब्सटेंस है और वाटर में डिज़ोल्व होकर OH निगेटिव आयन दे रहा है, देन इट इज़ एल्कली. और जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो रहे हैं लेकिन OH आयन उनमें होता है, वो बेस में तो आ सकते हैं लेकिन एल्कली नहीं होंगे. तो जनरली जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन, इसका मतलब वो एल्कली होता है, क्योंकि सॉल्यूशन तभी बनेगा जब डिज़ोल्व है. तो एल्कली आर नथिंग बट दे आर बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर. तो अब बात आती है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, कितना आयोनाइज होगा. मान लो आपने एक सब्सटेंस ये NaOH लिया और दूसरा सब्सटेंस आपने मान लो MgOH होल ट्वाइस लिया. अब दिखने में तो बच्चों को लग रहा होगा कि इसमें 2 OH हैं, इसमें दिखेंगे बोले 2 OH हैं. तो अगर मैं पूछूं बताओ कौन ज़्यादा OH देगा, तो आप बोलोगे MgOH होल ट्वाइस ज़्यादा OH निगेटिव आयन देगा.
लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है भाई? दो तरीके के बेस हो गए। एक वो जो ज़्यादा आयनाइज होते हैं। होता क्या है, जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होती हैं जिनमें आयंस पार्ट लेते हैं वो आयनिक रिएक्शंस कहलाती हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इससे NaOH से Na पॉजिटिव OH नेगेटिव बने। क्या Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव कंबाइन नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और कंबाइन करके NaOH नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। अगर आप Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस को लाओ तो दोनों कंबाइन करके NaOH बनाते हैं। अब यहाँ देखिए, जब ये दोनों कंबाइन करके NaOH बनाते हैं और ये डिसोसिएट भी हो रहा है, तो धीरे धीरे शुरुआत में तो ये थे नहीं। जब आपने इस NaOH को जस्ट पानी में डाल रहे हो तो ये तो थे नहीं, Na पॉजिटिव तो था नहीं बॉटल में। डाला, इसमें से एक आयोनाइज हुआ, मान लो 100 मॉलिक्यूल्स डाल दिए, 100 में से एक आयोनाइज हुआ, 2 आयोनाइज हुए, 3 आयोनाइज हुए, तो इधर ये बनने शुरू हो गए। अब जब इनके नंबर बढ़ेंगे तो इनका रिकम्बिनेशन मीन्स इनका कंबाइनेशन भी शुरू हो जाएगा, कंबाइन होकर NaOH बनाएंगे। तो शुरू में तो ये NaOH तेज़ी से डिकम्पोज हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, और ये स्लोली एसोसिएट हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे इसकी क्वांटिटी घटती जाएगी, 100, 90 रह गए, 80 रह गए, 60 रह गए, इस तरीके से रह गए, और इधर ये बढ़ते जाएंगे, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इसके डिसोसिएशन का रेट स्लो हो रहा है और इनके कम्बिनेशन का बढ़ रहा है। जहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे वो इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाती है। उसके बाद फिर ये फर्दर आयोनाइज नहीं होगा। मान लो ये 100 में से 60 आयोनाइज हो गए, 60 आयोनाइज हो गए, आउट ऑफ 100 60 आयोनाइज हो गए। तो 60 आयोनाइज होने के बाद अब 61 मीन्स 100 में से 60 तो हो गए, अब 61 जो है वो जब आयंस में कन्वर्ट होगा तो Na पॉजिटिव OH बनाया, उसने जितनी देर में वो आयोनाइज हुआ उतनी देर में एक Na पॉजिटिव और OH कंबाइन होकर NaOH बना दिया। तो एक टूटा और एक बन गया, तो कितने NaOH रहे? 60, और वो कितने रहे? 40। मीन्स अगर ये 60 डिसोसिएट हो गए तो ये 40 बचा, ये 60, ये 60, तो ये कंबाइन रहे ना। मीन्स अगर ये 40 है तो ये 60, ये 60। अब अगर इसका एक और डिसोसिएट हो रहा है तो ये 39 बचेंगे, लेकिन उतने ही टाइम में ये एक और कंबाइन हो जाएगा तो ये फिर सेम टाइम में 40 रहेंगे। तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। और इस कंडीशन में आप बोलोगे कि इसके 60 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो रहे हैं, तो इसका NaOH का एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएशन 60% हो गया। अब ऐसे ही जब हम MgOH होल ट्वाइस ले लेते हैं, इसको जब हमने पानी में लिया ये आयोनाइज होने शुरू हुआ, बाकी सेम कंडीशन, 100 इसके लिए, 100 ही इसके ले रहे हो, ठीक। तो जब इसको देखते हैं तो पता चला इसके जब आयोनाइज हो रहे हैं तो इसके जैसे इसके 60 बन गए, इसके पता चला ये 10-15 पे जाके उसके बाद 15-20% तक आयोनाइज हो रहा है। मान लो 5%, 10% कुछ भी आयोनाइज हो रहा है, गिवन कंडीशन पे डिपेंड करता है थोड़ा। तो उसके अकॉर्डिंग मान लो ये 5 आयोनाइज हो रहे हैं, तो अब जितना ये आयोनाइज होंगे उतना ही कम्बिनेशन शुरू हो जाएगा। मीन्स इसका आयोनाइजेशन का रेट कम है। तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाता है। इसके लिए एक कांस्टेंट होता है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, उस पर डिपेंड करता है कि कितना आयोनाइज होगा। मीन्स strength of ionization of an acid or base to give H positive or OH negative ions is the measurement of how much acidic or basic is the substance। स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, ये इस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना % आयोनाइज हो सकता है। इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि उसके सॉल्यूशन का pH क्या है। अंडरस्टूड? pH से हम केवल सॉल्यूशन को कंपेयर करते हैं, pH से हम सब्सटेंस को देख के नहीं बता सकते कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। वो हम उसके डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होता है उससे देख के बताएंगे, या आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka से रिप्रेजेंट करते हैं एसिड के लिए, बेस के लिए Kb, उसके अकॉर्डिंग। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस जो मैं ये यहाँ पर समझा रहा था उसका मतलब यही था। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? Those bases which almost completely ionize in aqueous solution are called strong base। जैसे NaOH, KOH। आप ये दो ही स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में इन दो को ही याद करें कि NaOH और KOH स्ट्रॉन्ग बेस है। रेस्ट कोई भी बेस अगर आपसे कहता है तो आप उसको वीक बेस में कर दो, ठीक है।
कोई भी OH जुड़ा हुआ है आप कह दो वीक बेस में। अब दोज बेस विच आयोनाइज स्मॉल एक्सटेंट लाइक CaOH whole twice, MgOH whole twice, ZnOH whole twice, they are called weak base। ध्यान रहे जो स्ट्रॉन्ग बेस हैं NaOH और KOH ये कोरोसिव होते हैं, दे आर कोरोसिव इन नेचर, मीन्स स्किन पे को नुकसान कर सकते हैं, वुड को कोरोड कर सकते हैं। इस टाइप से कुछ एसिड की जो प्रॉपर्टी होते हैं, एसिड्स कोरोसिव होते हैं। इन द सेम वे ये दो बेस, बाकी मोस्टली बेस जो होते हैं वो कोरोसिव नहीं होते हैं। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका हम यूज करते हैं एसिडिटी को, स्टमक में जब एसिडिटी होती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, टू गेट रिलीफ फ्रॉम द एसिडिटी, तो ये एंटासिड भी कहलाता है। ऐसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका भी सॉल्यूशन बेसिक होता है, माइल्ड बेसिक, तो हम उसको भी यूज करते हैं एज एन एंटासिड टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ द स्टमक। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस में जब हम आते हैं तो ये तो प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। बिटर होते हैं, सोपी टू टच होते हैं, एक पॉइंट नहीं लिखा है आप लिख सकते हैं, सोपी टू टच एंड सोपी टू टच। इनका सॉल्यूशन चिकना सा होगा, जैसे सोप सॉल्यूशन होता है ना उसमें भी। सोपी टू टच, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं ये। एक्वस सॉल्यूशन बेस का भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। भाई एक्वस सॉल्यूशंस तो उन सभी सब्सटेंसेस का जो वाटर में आयंस बनाते हैं वो सारे सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब नाउ बेसिस लाइक NaOH एंड KOH कोरोसिव ये हो गया। जो मेन चीज़ अब हम आ रहे हैं रिएक्शंस पे, रिएक्शंस इसकी क्या है, मेटल्स जो होते हैं जैसे नॉन एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते थे, ऐसे ही बेस भी, लेकिन कुछ मेटल्स के साथ, सबके साथ नहीं, कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लाइक जिंक, एल्युमिनियम, टिन रिएक्ट्स बेसिस टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है दोनों, कि जिंक और एल्युमिनियम इसके साथ रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट, फार्मूला इसका क्लियर रखें माइंड में, जिंकेट आयन होता है। जिंकेट आयन को हम लिखते हैं जिंकेट आयन इज ZnO2 नेगेटिव। और एल्यूमिनेट आयन जो होता है, एल्यूमिनेट आयन वो होता है AlO2 सिंगल नेगेटिव। ये जिंकेट और एल्यूमिनेट आयन है। तो सोडियम जिंकेट का फार्मूला, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, जिंकेट की 2, Na2 ZnO2 आएगा, आप बना के देख सकते हैं। और सोडियम एल्यूमिनेट ये, इस तरीके से ये फर्स्ट रिएक्शन हुई। नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे